आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में गृह प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे, जो होम मैनेजमेंट ब्रांच है होम साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। गृह प्रबंध क्या होता है? तो गृह प्रबंध एक संयुक्त शब्द है जो गृह तथा प्रबंध दो विभिन्न शब्दों से मिलकर बना है। गृह एक भावनात्मक शब्द है। गृह का अर्थ होता है जहाँ परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम, स्नेह, करुणा, सहानुभूति से रहकर सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वहीं मकान का क्या परिभाषा है? वह स्थान जो ईंट, सीमेंट, मिट्टी, पत्थर से बना आश्रय स्थल, जहाँ भावनात्मक व संवेगात्मक लगाव नहीं होता। किसी भी रहने के सुरक्षित स्थान को मकान कहना उचित है। प्रबंध का क्या कार्य होता है या प्रबंध किस क्षेत्र में किया जाता है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। प्रबंध का व्यापक क्षेत्र है। प्रबंध कोई सीमित क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि यह व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध करना आवश्यक होता है। यह एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानसिक गतिविधियों के द्वारा व प्रक्रिया के द्वारा अपने कार्य का प्रबंधन करता है तथा उचित तरह से अपने कार्य को सफल बनाता है। यह अदृश्य कौशल है। यह कौशल दिखाई नहीं देता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के आंतरिक गुणों का एक रूप है। सभी स्तरों पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। अगला है गृह प्रबंध की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार गृह प्रबंध की परिभाषाएं हम लोग देखेंगे। पहला है लिचफील्ड के अनुसार। लिचफील्ड ने प्रबंध को क्रियाओं का चक्र कहा है। एक के बाद एक क्रियाएं संपन्न होने के बाद दूसरी क्रियाएं होने लगती है, इसीलिए इन्होंने क्रियाओं का चक्र कहा है। पी देवदास के अनुसार, पी देवदास ने प्रबंध को बांध की संज्ञा दी है। कोटजिन के अनुसार, कोटजिन ने गृह प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में समझा है। इरिन ओपनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृति होती है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न समुदाय व विभिन्न धर्मों से आता है। उन सभी व्यक्ति या समुदाय का अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति होती है। उस संस्कृति से प्रभावित होकर व्यक्ति अपने गृह प्रबंध या किसी भी कार्य को प्रबंध करता है। अगला है ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार मानसिक प्रक्रिया आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन है। निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार आयोजन, संगठन, नियंत्रण व मूल्यांकन के मध्य जो भी प्रक्रिया होती है उसी को प्रबंध कहा जाता है। अगला है गृह प्रबंध की आवश्यकता और उसका महत्व। गृह प्रबंध की आवश्यकता और महत्व हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रबंध इसलिए आवश्यक होता है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर पाते हैं तथा व्यवस्था के उद्देश्यों में वृद्धि करना, हम जो भी व्यवस्था करते हैं उसके उद्देश्य में वृद्धि होती रहती है। निर्णय के प्रभावशीलता हेतु, संसाधनों के उचित उपयोग हेतु, प्रबंध संसाधनों के उचित उपयोग का ज्ञान कराता है, जिससे व्यक्ति अपने संसाधनों का उचित उपयोग करके वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। सीमित साधनों में समुचित उपयोग हेतु, किसी व्यक्ति के पास साधनों का अभाव होता है। कम साधनों में ही अपने कार्य को किस प्रकार से व्यवस्थित करे कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, ये गृह प्रबंध बताता है। उचित चयन में सहायता, विभिन्न विकल्पों के मध्य हम उचित विकल्प का चयन प्रबंध के माध्यम से ही हम कर पाते हैं। नवीन स्थितियों हेतु ढांचा बनाना, कभी कभी व्यक्ति कार्य करना जब शुरू करता है तो उसके समक्ष नई स्थितियां उत्पन्न होती है। उस स्थिति में कैसे खुद को सामंजस्यपूर्ण अपने कार्य को सुचारू ढंग से करना है, उस स्थिति के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में यह बहुत उपयोगी होता है। अगला है
इम्पॉर्टेंट नोट है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जवाब होगा फ्रेडरिक टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया गया है। उसके बाद आधुनिक प्रबंध को सिद्धांत किसने दिया है? तो ये इस सिद्धांत को हेनरी फ्योल ने दिया है। अगला है गृह व्यवस्था के सुधार में रुकावट। कौन कौन सी रुकावट हैं जो गृह व्यवस्था के सुधार में देखने को मिलती है? तो पहला है संभावित संसाधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव होना। जो भी साधन हमारे पास मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उनकी पूर्ण रूप से जानकारी न होने के कारण हमारे व्यवस्था कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। निर्णय लेने में असक्षम या असहज महसूस करना। यदि हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है उसकी जानकारी हमें नहीं होगी तो हम निर्णय लेने में असहज महसूस करते हैं। उसके बाद है व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित ना होना। कभी कभी ऐसा होता है हमारा लक्ष्य कुछ और होता है और हम किसी और चीज़ में उलझे हुए होते हैं, इस वजह से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। उसके बाद है व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो परिवार के सभी सदस्यों पर होना। कभी कभी जल्दबाजी में या बिना प्रबंध किए हम विभिन्न प्रकार के व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो हम परिवार के विभिन्न सदस्यों पर बिना जांच पड़ताल किए ही दे देते हैं। इस वजह से गृह व्यवस्था में रुकावट आती है। अगला है गृह प्रबंध के चरण या प्रक्रिया। गृह प्रबंध के 4 प्रक्रिया हैं। पहला योजना बनाना, इसको नियोजन भी कहते हैं। उसके बाद आता है संगठन, फिर नियंत्रण, आखिरी है मूल्यांकन। योजना बनाना। योजना यह प्रबंध का प्रथम व महत्वपूर्ण चरण है। किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाना जिससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, उसे ही आयोजन कहते हैं। आयोजन हमें यह बताता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे और किसके द्वारा किस माध्यम से किया जाता है। यह हमारे कार्य में एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रबंध के मानसिक शक्ति का बोध होता है कि प्रबंधक जो है उसके अंदर कितनी मानसिक क्षमता है, वो किस प्रकार अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज्ड करता है कि वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। जैसे है निर्णय शक्ति, तर्क बुद्धि, रचनात्मकता का प्रयोग होता है। अगला है आयोजन के चरण। ग्रासिम क्रैंडल के अनुसार पहला है समस्या को परिभाषित करना। हमारे पास जो भी समस्या है हम उसको पहले परिभाषित करते हैं, फिर विभिन्न विकल्पों का चुनाव करते हैं। विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करते हैं, कौन सा विकल्प हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। फिर अधिकतम उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं। जो सबसे अनुकूल व सबसे अधिक फायदेमंद वाला विकल्प होता है हम उसी का चुनाव करते हैं और परिणामों को स्वीकारते हैं। अगला है आयोजन के प्रकार। आयोजन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है दीर्घकालीन योजना और दूसरा है अल्पकालीन योजना। दीर्घकालीन आयोजन अल्पकालीन आयोजन पर निर्भर होता है। अल्पकालीन योजनाएं मिलकर के ही दीर्घकालीन योजनाएं बनाती हैं। छोटी छोटी योजनाएं ही आगे चल करके दीर्घकालीन योजना का रूप ले लेती हैं। परिभाषा इसका देखेंगे लुइस ए एलन के अनुसार नियोजन के माध्यम से उतावली निर्णय व अटकलबाजियों को समाप्त किया जाता है। जब हम किसी कार्य को प्लानिंग के द्वारा करते हैं तो जो भी उसमें निरर्थक चीज़ें आती हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। अगला है संगठन। संगठन का परिभाषा निखिल एम डॉर्सी के अनुसार संगठन को हम ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो व्यक्ति व अन्य साधनों का नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करता है। इसमें यह दिया गया है कि व्यक्ति व अन्य साधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्वों के मध्य जो उपयुक्त संबंध स्थापित होता है वह संगठन के द्वारा ही होता है। संगठन का कार्य है जोड़ना। संगठन के 5 चरण हैं। क्रिया का निर्धारण करना, फिर क्रियाओं को समूहीकरण करना, उसके बाद सदस्यों में कार्य का विभाजन करना, फिर अधिकारों को सौंपना, उसके बाद आता है समन्वय, संतुलन व संबंध स्थापित करना। उसके बाद है संगठन का महत्व। संगठन प्रबंध की आधारशिला है। संगठन के बिना किसी भी कार्य को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। अगला है प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि करना।
उसके बाद है विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न क्रियाओं का अनुपातिक एवं संतुलित महत्व, समन्वय को सुविधाजनक बनाना। फिर आता है प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायता संगठन के द्वारा ही संभव है, मनोबल व आत्मविश्वास को बढ़ाने में उपयोगी है, तकनीकी विचारों एवं अनुकूलतम उपयोग के लिए आवश्यक है। थैंक यू।